गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने वाइटेलोजेनेसिस जिसे बोल रहे थे पित्तक निर्माण कैसे होता है, किसे कहते हैं, और जो कशेरुक प्राणी होते हैं उनमें एक यौग का निर्माण, पित्तक का निर्माण कहाँ पे होता है, वो अच्छे से अपन ने समझा था। फिर उसमें ही पित्तक की मात्रा या यौग की मात्रा के आधार पर एग्स या अंडे कितने प्रकार के होते हैं वो अपन ने पॉइंट स्टार्ट किया था। तो अपन ने ये जाना था लास्ट क्लास में कि मात्रा के आधार पर, पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडे या एग्स तीन प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म पित्त की या अल्प पित्त की जिन्हें बोलते हैं माइक्रोलेसिथल, मध्य पित्त की जिन्हें बोलते हैं मीजोलेसिथल, बहुपित्त की यानी पॉलीलेसिथल। ये तो अपने ओनली नेम्स जाने हैं कि मात्रा के आधार पर, पित्तक की मात्रा के आधार पर एग्स थ्री टाइप के होते हैं। अब डिटेल में अपन चर्चा करेंगे इनके ऊपर। तो सबसे पहले अल्प पित्त की या सूक्ष्म पित्त की, यानी इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन भी है, अपन आसानी से बता सकते हैं कि अल्प पित्त की या सूक्ष्म पित्त की, यानी कि ऐसे एनिमल्स के ऐसे एग्स जिनमें यौग की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है। तो ऐसे एग्स क्या होंगे, साइज में छोटे भी होंगे, साइज में छोटे होंगे तो इनमें पित्तक की मात्रा भी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो क्या बताएंगे अपन, ये एग्स साइज में छोटे, यौग की मात्रा भी कैसी होगी, बहुत कम होगी। इसीलिए ये क्या बोल रहे हैं अपन, अल्प पित्त की या सूक्ष्म पित्त की। बोले तो माइक्रोलेसिथल, माइक्रो का मतलब बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही कम, थोड़ा सा क्या मिलेगा, पित्तक मिलेगा। अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए, तो आदिम कशेरुकी प्राणियों में, जो बहुत पुराने समय में जो वर्टिब्रेट एनिमल्स पाए जाते थे उनके अंडों में, प्लस सी अर्चिन, ये समुद्र में पाए जाने वाला प्राणी है ये भी, और एम्फिओक्सस, ये भी समुद्र के पानी में पाया जाने वाला जंतु है। तो आदिम जो वर्टिब्रेट्स यानी पुराने जो वर्टिब्रेट एनिमल्स थे उनके अंडों में, सी अर्चिन के अंडों में, और एम्फिओक्सस के जो एग्स है या अंडे हैं उनमें जो पित्तक मिलता है वो माइक्रोलेसिथल टाइप का होता है। यानी जो उनके अंडे होते हैं वो माइक्रोलेसिथल टाइप के अंडे कहलाते हैं, यानी कि उनके अंडों में पित्तक की मात्रा बहुत ही सूक्ष्म होती है। ठीक है, ऐसे ही बात करें मध्य पित्त की जिन्हें बोल रहे हैं मीजोलेसिथल, तो ऐसे एग्स जिनमें पित्तक या यौग की जो मात्रा है वह न तो कम हो और न ही ज्यादा हो, यानी बीच की, मध्यम हो। यानी होता है ना, जैसे मान लो कि आपकी क्लास की बात करो तो कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ही होशियार है, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही कमजोर है, कुछ स्टूडेंट्स बीच के हैं। यानी कई स्टूडेंट्स के परसेंटेज देखे तो 50 के नीचे मिलेगी, कई स्टूडेंट्स के परसेंटेज देखे तो 80 के ऊपर मिलेगी, कई ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे 60 से 70 के बीच। सेम वही कहानी यहाँ है। मीजो का मतलब है मध्य, यानी न तो कम, ज्यादा कम होगा, न ज्यादा अधिक होगा, बीच का। तो ऐसे एनिमल्स के जो एग्स होंगे वो कहलाएंगे मीजोलेसिथल एग्स या मध्य पित्त की अंडे। एग्जाम्पल्स की बात करें, एम्फीबियन एनिमल्स के एग्स, जैसे कि मैं बात करूं फ्रॉग की, मेंढक सभी ने देखा है, सभी जानते हैं। उस मेंढक के या फ्रॉग के जो अंडे होते हैं वो मीजोलेसिथल या मध्य पित्त की टाइप के होते हैं। तो एम्फीबिया में ही ये फ्रॉग्स आते हैं, एम्फीबिया क्लास में ही ये
फ्रॉग्स या मेंढक आते हैं। फिर आ जाता है थर्ड टाइप अपना बहुपीतकी या पॉलीलेसिथल टाइप के एग्स। तो बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, जिसे अपन बोल रहे हैं पोली, यानी कि यहां पे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? पीतक, यानी कि ऐसे एग्स या अंडे जिनमें पीतक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाए, कैसे अंडे कहलाएंगे? पॉलीलेसिथल या बहुपीतकी एग्स कहलाएंगे। तो समझ तो लिया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेप्टाइल्स, एवीज और इनके जो एग्स होंगे उनमें, रेप्टाइल्स और एवीज के एग्स में, और जो एग्स देने वाले स्तनधारी प्राणी हैं, एग्स देने वाले स्तनधारी प्राणियों में, तो पॉलीलेसल टाइप के एग्स या अंडे किन में मिलेंगे? रेप्टाइल्स, रेंग कर चलने वाले जीवों में, एवीज, उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं उनके अंडों में। अंडे देखे हैं अपन ने? पक्षियों के अंडे फूट जाते हैं घोंसले से निकल के, तो उसमें बहुत सारा लिक्विड सा निकलता है, वो योक ही होता है, पोषक पदार्थ ही होता है उनका। ऐसे ही एग देने वाले स्तनधारी प्राणियों में पॉलीलेसल टाइप के एग मिलते हैं। तो ये तो अपन ने मोटे मोटे तौर पर चर्चा की है पीतक के मात्रा के आधार पर एग्स के टाइप, 3 टाइप। तो ध्यान रखना, इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है या बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है पीतक की मात्रा, और कई बार वितरण के आधार पर भी पूछ लेते हैं बड़ा क्वेश्चन। तो अपन आसानी से कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है इसमें। तो इसके बाद अपन बात करेंगे पीतक के वितरण के आधार पर। ये तो मात्रा के आधार पर किया था अपन ने कि कम है कि ज्यादा है कि मध्यम है। अब वितरण के आधार पर करेंगे। तो पीतक जिसे बोल रहे हैं अपन यौग के वितरण, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक अंडा है, जैसे मान लो कि ये कोई अंडा है किसी एनिमल का, उसमें पीतक क्या एक ध्रुव की ओर है या पूरे अंडे में समान रूप से फैला हुआ है या अंडे के केंद्रीय भाग में उपस्थित है। तो ये वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अंडों के अपन को एक्स के प्रकार देखने हैं। तो वितरण को क्या बोलेंगे अपन? डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही 3 टाइप के ये होते हैं, मोस्टली 3 टाइप के। फर्स्ट की अगर बात करें तो समपीतकी, समपीतकी जिन्हें बोलते हैं होमोलेसिथल, होमोलेसिथल। समपीतकी यानी कि ऐसे अंडे जिनमें पीतक समान रूप से वितरित या डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ऐसे अंडे या एग्स क्या कहलाएंगे? समपीतकी या होमो, होमो का मतलब समान, लेसिथल यानी पीतक पाया जाए। तो इसके लिए मैं डायग्राम बनाऊं ये वाला। ये अंडा है, इसमें सभी जगहों पर समान रूप से पीतक वितरित है, तो क्या कहलाएगा? होमोलेसिथल। क्लियर है? सेकंड, केंद्र पीतकी जिन्हें बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल। केंद्र पीतकी यानी सेंट्रो, यानी सेंटर में अगर पीतक पाया जाए, जैसे ये कोई अंडा है, इसके जस्ट केंद्रीय भाग में ऐसे
ये इसका केंद्रीय भाग में अगर पित्तक या योग पाया जाए तो ऐसे अंडे क्या कहलाएंगे? केंद्र पित्तकी या सेंट्रोलेसिथल। इसका कई बार एग्जाम्पल पूछा गया है। ऐसे अंडे मोस्टली या ज्यादातर इंसेक्ट्स के एग्स में मिलते हैं। जो कीट होते हैं जिन्हें बोलते हैं अपन इंसेक्ट्स, उन कीटों के जो अंडे होते हैं उनमें जो अंडे का टाइप है वो केंद्र पित्तकी या सेंट्रोलेसिथल टाइप का होता है, यानी कि इनके अंडों में केंद्र जो पित्तक है वो केंद्रक में वितरित होता है। अब जो कीटों के अंडे होते हैं वो ज्यादातर गोल न होकर ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे। तो इसके केंद्रीय भाग में ये अपन देख सकते हैं कि ऐसे योग जस्ट केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है। यहां थोड़ा लाइन से टच हो रहा है, ऐसे केंद्रीय भाग में ऐसे लंबे लंबे होते हैं इंसेक्ट्स के अंडे। जैसे आपने चींटियों के अंडे देखे होंगे छड़ समान, तो ऐसे अंडों में जो पित्तक है वो केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है। फिर लास्ट टाइप की बात करते हैं अपन, ध्रुव पित्तकी। ध्रुव पित्तकी जिन्हें बोलते हैं टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल। अब अपन ने गुणसूत्र की संरचना पढ़ी थी सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में, तो वहां पे गुणसूत्र की संरचना में उसका जो लास्ट वाला भाग था गुणसूत्र का वो टीलोमियर कहला रहा था। तो वहीं से टीलोमियर टीलोमियर क्या मतलब क्या था वहां पे? गुणसूत्र का लास्ट भाग। तो यहां पे टीलो का मतलब है ध्रुव से। तो बात एक ही है, यानी कि ऐसे अंडे जिनमें, ऐसे एग्स जिनमें जो यॉक होता है, जो पित्तक होता है, वह एक ध्रुव की ओर पाया जाए। जैसे ये एग है, इसमें पित्तक की अगर बात की जाए तो न तो सेंटर में होगा, न पूरे एग में इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, बल्कि एक ध्रुव की ओर, चाहे तो यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे। जैसे मान लो मोस्टली अधिकतर टाइम क्या होता है कि ये इसके अंडे के निचले भाग में केंद्रित रहता है, जैसे यहां पे इस ध्रुव की तरफ ऐसे। ये लो, तो ये कहलाता है पित्तक ध्रुव। पित्तक ध्रुव जिसे बोलते हैं वेजिटल पॉल। वेजिटल पॉल पित्तक ध्रुव है। और इस पित्तक ध्रुव के जस्ट सामने की ओर जिस ध्रुव पर क्या पाए जाते हैं, एक तो सक्रिय साइटोप्लाज्म होगा, सक्रिय कोशिका द्रव्य होगा और सक्रिय केंद्रक होगा, और सक्रिय केंद्रक होगा ऐसे। तो ये वाला भाग कहलाता है प्राणी ध्रुव, जिसे बोलते हैं एनिमल पोल। यानी जो ध्रुव पित्तकी या टीलोलेसिथल प्रकार के जो अंडे होते हैं, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक न तो समान रूप से वितरित होता है, न केंद्र में ही वितरित होता है, बल्कि किसी ध्रुव की ओर वितरित होता है। जैसे इस नीचे वाले ध्रुव की ओर वितरित है, एक ही ध्रुव में, यहां पे एक छोटे से भाग में, तो इसे कहेंगे पित्तक ध्रुव या वेजिटल पोल। अब इस पित्तक ध्रुव या वेजिटल पोल के जस्ट सामने जो सक्रिय कोशिका द्रव्य और जो न्यूक्लियस पाया जाता है, उस भाग को बोलते हैं प्राणी ध्रुव या एनिमल पोल। ये तो क्या है, एक न्यूक्लियस, और ये क्या है,
एक्टिव साइटोप्लाज्म, एक्टिव साइटोप्लाज्म। तो कई बार आपके यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं और इनमें से तो अगला पूछ सकता है कि होमोलेसिथल या सेंट्रोलेसिथल या टेलोलेसिथल, कोई सा भी टाइप। और बड़ा क्वेश्चन अगर बनता है तो वैसे बनता है वाइटेलोजेनेसिस किसे कहते हैं, ये पितक निर्माण किसे कहते हैं, अंडों के में पितक की मात्रा और वितरण के आधार पर इनके प्रकार को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी जितना कि अपन ने सारा कुछ पढ़ा है वो बड़े क्वेश्चन में एक साथ आ सकता है। अगर छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो इनमें से ही कोई आपको या तो इसकी डेफिनेशन पूछेगा या मात्रा के आधार पर इनके टाइप की कुछ डेफिनेशन पूछ लेगा, जैसे इस ध्रुवपीतिकी की पूछ ले या इसमें से पूछ ले आपको कि एनिमल पोल किसे कहते हैं, वेजिटल पोल किसे कहते हैं। तो इस तरह से अपना इस टॉपिक के साथ ही वाइटेलोजेनेसिस का पॉइंट भी एंड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नाम सुना होगा आपने। अच्छा, आपने इस फर्स्ट यूनिट में गैमेटोजेनेसिस पढ़ा है, यानी कि युग्मट जनन, गैमेटोजेनेसिस। यानी जैसे ही जो सेक्सुअल रूप से मैच्योर एनिमल्स होते हैं उनमें गैमीट्स का निर्माण हो जाएगा, मेल में तो स्पर्म का और फीमेल में ओवम का। अब इन दोनों गैमीट्स में क्या होगा, फ्यूजन होगा, संलयन होगा, जिसे तो अपन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है अपना, निषेचन, जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसकी डेफिनेशन भी अगला पूछ सकता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक भी अपन को पूछ सकता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे अपन। यह एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, यह एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसमें मेल एवं फीमेल, नर एवं मादा के युग्मक, जिन्हें बोलते हैं गेमीट्स, का आपस में संलयन या फ्यूजन होता है, जिसके अंतर्गत इनके हैप्लॉइड न्यूक्लियस, अगुणित केंद्रक आपस में मिलकर एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है इसमें, मेल एंड फीमेल, इन दोनों के गैमीट्स, जिन्हें बोलते हैं अपन युग्मक, इनमें क्या होगा, संलयन होगा, जिसे बोलते हैं फ्यूजन। इस फ्यूजन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल के गैमीट्स के अगुणित, जिन्हें बोलते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड न्यूक्लियस का संलयन होता है, जिसके कारण क्या बनता है, द्विगुणित, जिसे बोलते हैं डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट को अपन क्या बोलते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है। इसे ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि अपन ने गैमेटोजेनेसिस अच्छे से पढ़ लिया है, युग्मक जनन अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है, तो उसमें अपन को ये पता चल रहा है कि मेल में तो स्पर्म और फीमेल में ओवम, जो दोनों ही अगुणित है, हैप्लॉइड है, उनका संलयन होता है।
और उनमें भी उनके हैप्लॉइड न्यूक्लियस से होंगे, उनका संलयन होगा तो जाइगोट बनेगा, जिसे अपन बोल रहे हैं युग्मनज। इसी क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं अपन। जेम्स ग्रे नामक वैज्ञानिक ने इस रिएक्शन के बारे में, इस क्रिया के बारे में यह बताया था कि यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, कि यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। वैज्ञानिक का नाम क्या था? जेम्स ग्रे। इनके अनुसार यह रिएक्शन बहुत ही जटिल रिएक्शन होती है, जिसमें निम्न निम्न दो प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं जेम्स ग्रे के अनुसार, जिनमें से फर्स्ट तो है सक्रियण, जिसे बोलते हैं एक्टिवेशन, और दूसरा कार्य है महत्वपूर्ण उभय मिश्रण, जिसे कहा जाता है एम्फी मिक्सस। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम सक्रियण एक्टिवेशन। किसका सक्रियण? अंडाणु का, ओवम का सक्रियण। यानी कि जैसे ही एक स्पर्म एक अंडाणु या ओवम में प्रवेश करेगा तो उस ओवम या अंडाणु की बहुत सारी जो क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं, जैसे उपापचयी क्रियाएं, वो सक्रिय हो जाती है। इसमें क्या एग्जांपल लेंगे अपन? ओवम में स्पर्म के प्रवेश से अनेकों जैविक क्रियाएं जैसे उपापचयी क्रियाएं, जिन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, होना प्रारंभ हो जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं? सक्रियण या एक्टिवेशन। उसके बाद क्या होगा? एम्फी मिक्सिस या उभय मिश्रण। इसमें से कई बार आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बना है। किसे कहेंगे एम्फी मिक्सिस या उभय मिश्रण? इस क्रिया में क्या होता है कि मेल और फीमेल के जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, जो अगुणित केंद्रक होते हैं, उनका मिश्रण होता है, उनका संलयन होता है। उस मिश्रण को या संलयन को ही उभय मिश्रण या एम्फी मिक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो इसके में क्या बताएंगे अपन? मेल एंड फीमेल के हैप्लॉइड न्यूक्लियस का संलयन ही क्या कहलाता है? एम्फी मिक्सिस या उभय मिश्रण कहलाता है। ये कई बार पूछा गया है, तो मोस्ट है, ध्यान रखना है, उभय मिश्रण। ये तो अपन ने मोटे तौर पे बात कर ली कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसे कहते हैं, और जेम्स ग्रे के अनुसार 2 महत्वपूर्ण कार्य कौन से होते हैं इस क्रिया में, उनको अपन ने जान लिया अच्छे से। अब अपन जानेंगे कि इस फर्टिलाइजेशन के लिए या निषेचन के लिए कौन कौन से आवश्यकता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको अपन जानेंगे। इतना क्लियर हो गया आपके? बहुत ही इजी है। तो नेक्स्ट इसी में पॉइंट रहेगा अपना बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? फर्स्ट तो यही होती है कि इस फर्टिलाइजेशन या निषेचन के लिए लिक्विड माध्यम या लिक्विड मीडियम होना जरूरी होता है ताकि स्पर्म गति करते हुए ओवम तक पहुंच सके। तो क्या चाहिए इसके लिए? तरल माध्यम, जिसे बोलेंगे अपन लिक्विड मीडियम, ताकि स्पर्म ओवम तक गति करके पहुंच सके। दूसरी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि ओवम और स्पर्म एक दूसरे के जहां तक कोशिश हो सके एक दूसरे के नजदीक विसर्जित किए जाने चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, वो अधिक से अधिक हो सके। इसके अलावा तीसरे बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो ओवम की तुलना में स्पर्म अधिक मात्रा में विसर्जित किए जाने चाहिए ताकि जो फर्टिलाइजेशन है उसकी संभावना ज्यादा हो। कई बार आपने वीडियोस में भी देखा होगा, रिसर्च में पढ़ा भी होगा, रिसर्च पेपर भी पढ़े होंगे, यानी एक ओवम को फर्टाइल करने के लिए, निषेचित करने के लिए स्पर्म्स की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लाखों करोड़ों में होनी चाहिए। अब उनमें से कौन सा स्पर्म इसको निषेचित कर पाता है वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको 3 मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई है जो हमें पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे अपन फर्टिलाइजेशन के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट टाइप की बात करें, बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन, जिसे अपन बोल सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाह्य यानी बाहरी माध्यम में होने वाला, यानी कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन की रिएक्शन ना होकर बाहर हो, माध्यम में हो, बाहर जैसे जलीय माध्यम में हो, तो उससे अपन क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये भी 2 टाइप का होता है। एक तो स्वच्छ जलीय फ्रेश वाटर, और दूसरा समुद्री जलीय या सी वाटर। एक तो स्वच्छ पानी में होने वाला और एक समुद्री पानी में होने वाला। तो इसके नाम में इसके डेफिनेशन थी, किसी जीव के शरीर के अंदर निषेचन न होके बाहर किसी माध्यम में हो, जलीय माध्यम में, जैसे स्वच्छ जलीय और समुद्री जलीय। तो ये टाइप किस टाइप का कहलाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेकेंड टाइप की बात करें, आंतरिक निषेचन, जिसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल यानी अंदर की तरफ, आंतरिक, यानी यह इस टाइप का फर्टिलाइजेशन मुख्यतया फीमेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। मेल में तो होने से रहा, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इसे आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अधिकतर जो मैमल्स होते हैं उनमें, एग्जाम्पल मोस्टली
मेमल्स। ठीक है, तो ये अपन ने फर्टिलाइजेशन या निषेचन के दो प्रकारों को जान लिया है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। इसके साथ ही अपन इस क्लास को यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन फर्टिलाइजेशन की जो मैकेनिज्म है, जो क्रियाविधि है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।